नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे पास स्टंटबाजी का वीडियो वहां का वायरल हो चला है। कार के ऊपर बैठकर युवक ने स्टंट किया है। यह वीडियो दादरी का बताया जा रहा है, वायरल हो गया है और वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये देखिए आप, ये वीडियो वायरल हो गया है। ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा के दादरी का, और पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। स्टंटबाजी की जा रही है कार की छत पर बैठकर युवक के द्वारा। ये बहुत साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में। अगली बड़ी अपडेट अमरोहा से है। हाईवे पर बर्थडे पार्टी करना युवकों को भारी पड़ गया है। हुड़दंग मचा रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और युवतियों के साथ कार के बोनट पर यह वीडियो बनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने इस गाड़ी को सीज कर दिया है। अमरोहा की यह खबर, ये देखिए आप, हुड़दंग मचा रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। युवतियों के साथ कार के बोनट पर बैठकर इन्होंने वीडियो बनाई अमरोहा में और फिर हुड़दंग मचाया और अब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। ये देखिए बोनट पर बैठकर कैसे यहाँ पर हुड़दंग मचाई इन युवकों ने। युवतियां भी इनके साथ उस पर बैठी हुई थी कार के बोनट पर। अमरोहा का वीडियो, पुलिस अधीक्षक आदित्य ने इस गाड़ी को सीज कर दिया है, जिसे आप इस वायरल वीडियो में देख रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और है इस वक्त हमारे पास। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोर्ट में पेशी हुई है। मेरठ पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को। अवैध मीट प्लांट मामले में गिरफ्तार हुआ याकूब कुरैशी। दिल्ली से बेटे के साथ याकूब कुरैशी गिरफ्तार हुआ है और 50-50 हजार का दोनों ही पर इनाम था। दोनों को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। अवैध मीट प्लांट मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बेटे के साथ गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें कोर्ट में पेश करने से पहले कोर्ट में पेश किया है, मेरठ की कोर्ट में पेश किया है मेरठ पुलिस ने इन दोनों को। अवैध मीट प्लांट मामले में गिरफ्तारी की गई है याकूब कुरैशी की। दोनों पर 50-50 हजार रुपयों का इनाम था। अवैध मीट प्लांट मामले में दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से बेटे के साथ गिरफ्तार हुआ है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी। एसपी क्राइम ने बयान दिया है याकूब की गिरफ्तारी पर। लोकेशन से मिल रही थी जानकारी, यह बयान है एसपी क्राइम का। सूचना मिलने पर छापेमारी की गई, यह कहना है एसपी क्राइम का। लगातार लोकेशन बदलने के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही थी, यह कह रहे हैं एसपी क्राइम। बसपा के पूर्व मंत्री और 50,000 रुपए के इनामी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है। उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया है और जिस टीम ने गिरफ्तार किया है उसके मुखिया यानी एसपी क्राइम आदित्य कुमार हमारे साथ हैं। सर, एक कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। एक लंबा अरसा हो गया लगातार दबिशें चल रही थी, कैसे लोकेशन? ये हमें जो इनपुट मिल रहे थे, ये लगातार अपना जो लोकेशन थे वो चेंज कर रहे थे। तो अभी हमें इसमें सक्सेस मिली कि कल देर रात्रि में थाना चांदनी महल दिल्ली क्षेत्र में एक घर में रह रहे थे। वहीं पर हमें एसओजी की टीम को जब सूचना मिली तो हमने रेड किया और वहीं से इमरान कुरैशी और इनके पिता याकूब कुरैशी दोनों को अरेस्ट किया गया है। कितनी बड़ी कार्रवाई इसको सर आप मान रहे हैं कि मतलब 50,000 का इनाम हो गया बढ़ते बढ़ते, और कहते हैं लगातार एसटीएफ को भी लगाया गया, तमाम चीज़ें रही तो एक बड़ी कामयाबी तो थी। हाँ, बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार लोकेशन बदल रहे थे, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे थे और अपने संपर्क भी थे बड़े, मतलब बहुत ही संभल के संपर्क में थे लोगों के। तो ऐसे में इनको अरेस्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क था, पर हमारी टीम लगातार इन्हें फॉलो कर रही थी और ये क्योंकि ठिकाने बदल रहे थे तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा था, पर अब हमें कामयाबी मिली और हमने अरेस्टिंग कर ली। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि 26 बड़ी संपत्ति हैं और करीब 80 से 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही हैं, तो अब उनके भी जब्तीकरण की कार्रवाई होगी चूंकि गैंगस्टर लगा हुआ है।
नहीं, हमने चिन्हित किए हैं और जो हमारे आईओ हैं वो लगातार इनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। उनमें से ये देखना होगा कि इलीगल तरीके से क्या क्या इन्होंने अर्जित किया है, तो वो 14 गैंगस्टर एक्ट में उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, टोटल कितने लोग थे इसमें जिनको निम्ड किया गया? ये गैंगस्टर में 7 लोग इसमें नेम्ड हैं, जिनमें से 3 लोग पहले अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोगों को अब हमने अरेस्ट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसपी क्राइम अनित कुमार हमारे साथ हैं और आप ये देखिए कि एसटीएफ को लगा रखा था, कई टीमें अलग अलग बनाई गई थी, लेकिन उनकी टीम को ये सफलता मिली है और देर रात टीम ने वहां पर दबिश दी और सुबह तड़के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनका कहना है एसपी क्राइम अनित कुमार का कि जरूरत पड़ी तो हम उसको रिमांड पर भी लेंगे और कई ऐसी संपत्तियां हैं कि जिनको चिन्हित कर लिया गया है। हो सकता है कि जल्दी पुलिस उनके जब्तीकरण की कार्रवाई करे और ये संपत्ति 80 करोड़ से करीब 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब बात जोशीमठ की, जहां जिंदगी पर आई आफत की लकीर चौड़ी होती जा रही है। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। जो बचे खुचे लोग हैं वो भी अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं या फिर घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी सारी मेहनत की कमाई, अपने पूर्वजों का जोड़ा हुआ घर छोड़ना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत दुखद है। इसको समझा जा सकता है, ये देखिए कैसे। जोशीमठ में जिन घरों में दरारें हैं, लोग दहशत में हैं। कुछ लोग अब अपने पुराने गांव जा रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जोशीमठ में रहना सेफ नहीं है। और यही वजह है कि अब ये तस्वीरें हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपना ये आशियाना छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ भी व्यवस्था होगी वहाँ रुकेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते हैं क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई हैं। ये पूरा एक बड़ा सा घर है, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर बना हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि कई किराएदार भी रहते थे, खुद जो जिनका मकान है वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब वो इसको खाली कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और ये वजह है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए अब वो अपने घर के लिए जा रहे हैं। सब अभी घर खाली कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अब? मैं बद्रीनाथ में अपना पुराना घर है, माना जा रहे हैं अब। अभी तो वहाँ पे भी दिक्कतें हैं, बर्फबारी भी है वहाँ पे, तो वहीं वहाँ रख देंगे ना, वहाँ अपना पुराना मकान है और ये सामान वहाँ रख देंगे। परिवार में कितने लोग थे और आसपास भी जो लोग हैं? आसपास लोगों ने सब ने कमरा छोड़ दिए, सब लोग इधर उधर चले गए। हमारा जो अपना मकान है, ये सामान जो है हम बद्रीनाथ माड़ा में ले जाएंगे, अपने घर में रख देंगे। वहाँ तो हम देखेंगे इधर कहाँ क्या होता है। आप देखिए, इन घरों को तो खाली कराया जा रहा है, लेकिन दहशत देखिए कितनी बड़ी है। इस घर के नीचे जो खेत हैं उनकी दरारें देखिए जो हर दिन बढ़ती जा रही हैं। और इस खेत में आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी चौड़ी दरारें यहाँ पर हैं, गहरी दरारें हैं। और यही वजह है कि इसके ऊपर जितने भी घर हैं पूरी तरीके से दहशत में कुछ दिन रहे, लेकिन जैसे ही दरारें बढ़ रही हैं और चौड़ी हो रही हैं, उसको छोड़ते हुए अब अपने आशियाने को छोड़कर वो अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पुराने जिसके किसी के गांव में घर हैं वहाँ जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, नगर पालिका परिसर में कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा सरकारी स्कूल में लोग रह रहे हैं, अभी यही रह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोग तो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जोशीमठ शहर का अस्तित्व सरकार बचा पाएगी या इसके लिए क्या प्लान रहेगा। ये तमाम सवाल लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग भावुक हैं फिलहाल अपने आशियाने को छोड़ते हुए। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। दहशत का आलम आपने इस रिपोर्ट में देखा। आपको सीधा ग्राउंड जीरो ही लिए चलते हैं, सीधा आपको जोशीमठ लिए चलते हैं। रवि कैंतुरा वहां से लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वहीं से सीधा कनेक्ट हैं। अब रवि, एक और दहशत के साए में एक और सुबह हो चुकी है, सूरज आसमान में ऊपर उठाया है और इस बीच में बहुत कुछ घटा होगा कल से लगाए आज तक। जो चीज आपने महसूस की और इस बीच में जो शासन या प्रशासन की राहत या मदद वहां पर पहुंची, वो सब बताएं। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए यहाँ पर हम जब यहाँ पर पहुँचे थे, हमने जो कल तक की जो यहाँ की जो स्टोरी दिखाई है, वहाँ पर जो दरारें हमने दिखाई थी, घरों की दरारें थी, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एरिया बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो संख्या है वो 600 तक के करीब पहुँच गई है परिवारों की। हो क्या रहा है कि एक जगह पर दरारें हैं, कुछ घर ठीक हैं, दूसरे दिन वहाँ पर जाओ तो उन घरों पर भी दरारें हैं। यानी कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जो खेत हैं उनकी दरारें बहुत ज़्यादा कई फीट चौड़ी हो गई हैं। होटल हम दिखा रहे थे सुबह किस तरीके से एक दूसरे से चिपक गए हैं, बीच का जो गैप था वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये
ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है तो यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर हैं, आपदा सचिव हैं, ये लगातार इस तरीके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो परिवार सरकारी स्कूलों में हैं या फिर जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर हैं, जहाँ पर एक राहत कैंप में मौजूद भी हूँ, तो इन लोगों को राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। लोगों से मिलने के लिए कुछ लोग तो वो हैं जो प्रभावित हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनका ये बड़ा दुख है, उस दुख में उनको ढांढस बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे घर पर चले। तो कई रिश्तेदार जो लोगों को यहाँ से अपने घरों पर ले गए क्योंकि यहाँ से लोग अब बेघर हो चुके हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 6 महीने की बिटिया है जो यहाँ पर है और उनकी दादी हैं, साथ में माँ हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर उनके पास आए हैं। तो जो पूरा अगर माहौल अगर हम जोशीमठ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला भी है क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ रहा है और वो अपनी आंखों से अपने आशियाने को उजड़ते हुए देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यही मोन्टू व्यू होटल के नीचे है हमारा अच्छा, मकान। जो होटल चिपक गए हैं। हाँ, उसी के ठीक नीचे है बेटा। हमको तो वहाँ रहने के अब बनाने लायक भी नहीं है, बहुत खतरा है। बच्चे भी बेरोजगार है, जो हमारी जीवन भर की कमाई थी हमने उस पर लगा दी। अब कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? बच्चे भी बैंक का लोन है अभी, और तब कहाँ जाते हैं? जो बच्चे रोजगार वाले वो थे उसी रूम के उसी मकान के पीछे थे, किराए वाले थे, उसी में रहते थे। तब लेकिन बूढ़ी आंखों के आंसू बहुत कुछ जी बयां कर रहे हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनको ढांढस भी बना रहे हैं। ये कि हमको 20 से 22 साल हो गए उस मकान बनाए हुए, तब बेटा क्या करते। आप कहाँ से आई हैं? मैं गोपेश्वर से। गोपेश्वर से। आपके रिश्तेदार हैं ये लोग? नगर पालिका अध्यक्ष हैं हम, मतलब देखने आए हैं। दोस्त भी हैं आप? अच्छा, तो अभी तो ये लोग फिलहाल यहाँ पर हैं, आपके यहाँ जाएंगे या किस तरीके की इन लोगों की व्यवस्था रहेगी? क्योंकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये जो व्यवस्था सरकार भी कर रही है, लगभग सरकार कगार पे है कि सारी व्यवस्था आपदा परिवार को हो जाए और उम्मीद है सरकार अच्छा करेगी, जो भी करेगी। पर ये तो दुख को कोई बुला नहीं सकता, प्रकृति का देना, उसको कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनके लिए अच्छा कर लेगी। ऐसे हमारी यही गुजारिश है कि हमको विस्थापित किया जाए और हमको मकान बनाने का पैसा मिलना चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए और हमारा लोन भी बंद होना चाहिए बस। बहुत पुराने लोग हैं यहाँ के और देखिए, और ये देखिए पूरी रातें यहाँ पर इन लोगों ने गुजारी हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है यहाँ पर? लड़का है, बहू है, एक लड़का है, फिर बहू, वो छोटी बच्ची है और 2 हम हैं। तो खाना कैसे आपको प्रशासन दे रहा है, खुद बना रहे हैं? खाना यहीं पे हमारे रिश्तेदार थे उनके यहाँ, थोड़ा वो माउंट व्यू की ऊपर से जो मकान है उस पर लड़की का मकान है, वो हमारे उनके यहाँ वो किया, लड़की को पकड़ के रखा और क्या करें। खाना तो गुरुद्वारा से भी दे रहे हैं ना थोड़ा बहुत, पर हम बना भी रहे। बहू लोग हैं, 2 बहू है, 4 नाती है, 2 बेटे हैं। एक बेटा गुजर गया, उसके बच्चे भी वहाँ रह रहे गुरुद्वारे में। और एक ये है, इसके 2 बच्चे हैं, बहू है, मैं बूढ़ी 71 साल की हूँ मैं, तब वो 4 हैं यहाँ रह रहे। देखिए अब जी साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना लोग यहाँ पर परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, हर वक्त रो रहे हैं अपने घर को छोड़ते हुए। और जब सुबह ये लोग अपने घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो दरारें और ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं। घर अब बिल्कुल भी ठीक होने की स्थिति में नहीं है, पूरा एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ऐसे में सरकार की ओर से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी खुद यहाँ पर पहुँचेंगे, 3-4 जगहों पर वो भी स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे और उसके बाद वो आगे के दिशा निर्देश भी सरकार की ओर से जारी होंगे। फिलहाल इनके पुनर्स्थापन के लिए जो एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है उसको बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर ऐसे टेम्प्रेरी भवन बनाए जाएंगे जहाँ पर ये लोग रह सकें। वो जगह भी चिन्हित करनी है क्योंकि जगह धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ घरों के बाद और घर उनकी जद में आ रहे हैं और घर जद में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो देख सकते हैं। लोग यहाँ बाहर हैं और उनके रिश्तेदार, उनके जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग उनको अपने घर ले जा रहे हैं क्योंकि घर उजड़ गया है और इतनी आसान नहीं होता है कि वो दूसरी जगह जा सकें और इतना आसान अभी सरकार के लिए भी नहीं है कि यहाँ पर हो, क्योंकि अभी तक जो 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इससे इफेक्टेड हो चुके हैं और वो सरकारी स्कूलों में हैं, इस तरीके के कैंप में हैं, इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। राजेंद्र जी, अगर यहाँ पर बात करें तो जोशीमठ में फ़िलहाल अभी मौसम तो साफ़ ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। सुबह और शाम के वक्त में टेम्परेचर बहुत डाउन है। ऐसे में जो लोग बाहर हैं वो कैसे अपनी इन सर्द रातों में अपने रात गुजार रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता है।
और लेकिन कोशिश है सरकार की भी कि इन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए, इन लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय से की जाए तो कुछ बेहतर अब जो है सरकार के जो हो प्रयास पाएगा। हैं वो तो लोग कितना यहाँ पर रंग दिखाते हैं आने वाले समय में स्पष्ट होगा रवि, लेकिन अभी इन आंखों में आंसू हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालयों में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। ट्वीट करके आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को एक बार फिर से घेरा है अखिलेश यादव ने। लिखा है कि देश प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो भला विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी अध्यापकों और विद्यार्थियों को क्या मान सम्मान और स्थान मिलेगा। कहीं आरक्षण के खिलाफ यह भाजपा की पिछले दरवाजे की राजनीति तो नहीं। और इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने का विचार तभी स्वागत योग्य है जब उससे पहले सालों से जो भारतीय शैक्षिक संस्थान विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं उनकी दशा सुधारी जाए और फीस कम की जाए। सराहनीय तो यह होगा कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के कैंपस विदेशों में खोलने का प्रयास हो। यह ट्वीट अखिलेश यादव का, पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लेकर उन्होंने हमला बोला है। पिछले दरवाजे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की रणनीति बनाई है। भाजपा ने 39 जिलों के हर वोटर तक पहुंचने का एक प्लान तैयार किया है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भाजपा 3 चरणों में अभियान चलाएगी। मतदाता संपर्क प्रमुख की अगुवाई में टीम बनाई जाएगी और आज से चुनाव से जुड़े सभी जिलों में भाजपा के नेता जाएंगे। 2 दिन चलने वाली इन बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को पोलिंग वार सीधी जिम्मेदारी दी जाएगी। सांसद, विधायक, एमएलसी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, नगर पंचायत अध्यक्षों को इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी और हर वोटर पर एक भाजपा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी। मतदाता संपर्क अभियान 10 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 2 दिन मतदाता संपर्क होगा और इसके बाद 17 से 20 जनवरी और फिर 27 से 28 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। पार्टी 21 जनवरी से मतदाता सम्मेलन भी शुरू करेगी। जिन 3 सीटों पर भाजपा के एमएलसी हैं वहां सीटवार बड़ा कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कॉल सेंटर गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीटों के लिए स्थापित होगा। एक सेंटर पर 25-25 कॉलिंग करने वाले कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा और हर सीट के हिसाब से एक सोशल मीडिया टीम भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और शहर शहर कोहरे के आगोश में है। कई जगहों पर वैसे सुबह कोहरा छटा भी है, धूप भी निकली है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर तापमान बहुत कम, खून जमा देने वाली सर्दी और कोहरा, और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी, जनजीवन प्रभावित, आम जनजीवन प्रभावित। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं, रजाई में दुबके हुए हैं और बुरी तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे विजिबिलिटी कम है कोहरे की वजह से, वो आप देख पा रहे हैं। हाईवे पर धीमी रफ्तार है वाहनों की, अलाव के सहारे हैं लोग, खासकर जो बाहर वक्त गुजारते हैं, सड़क पर गुजारते हैं या घर के बाहर वक्त गुजारते हैं, जिनके काम का स्वभाव ऐसा है कि उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है, वो तमाम लोग। और कोहरे की जबरदस्त यहाँ पर कोहरे का प्रभाव दिखाई दे रहा है, कोहरे की मार है आम जनजीवन पर, और ये सभी तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। कानपुर में इधर सर्दी का सितम जानलेवा हो चुका है। अस्पतालों में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज इलाज मिलने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। हृदय रोग संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 10 लोगों ने इलाज मिलने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पिछले 6 दिनों में 34 लोगों की कार्डियोलॉजी में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 40 मरीजों की इलाज मिलने से पहले ही मौत हो गई। उषा देवी की कुछ दिन पहले ही हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन सुबह परेशानी महसूस होने पर जब उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट लाया गया तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
कानपुर में पड़ रही भीषण ठंड पिछले एक हफ्ते में नए नए रिकॉर्ड बना रही है और 5 जनवरी की रात अब तक की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई है। इस सीजन की सबसे सर्द रात में 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर के गोल चौराहे के पास जीटी रोड में हम मौजूद हैं और सुबह आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है और लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला करके अपने गंतव्य तक बढ़ रहे हैं। सुबह की ये तस्वीर है जब कोहरा पूरे शहर को, कोहरे की चादर में पूरा शहर ढका हुआ है, लेकिन एक सप्ताह से पड़ रही भीषण ठंड नए नए रिकॉर्ड बना रही है। 5 जनवरी की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही और इतना ही नहीं, इस दिन 20 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है। 2002 में 5 जनवरी को रात को न्यूनतम का तापमान जो है वो 2 डिग्री गया था, लेकिन इस बार 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। नए साल का पहला सप्ताह कड़ाके की ठंड के नाम रहा है और मौसम विभाग जो कह रहा है वो आने वाले दिनों में फिलहाल अभी राहत मिलती नहीं दिखती, लेकिन मौसम और कड़ाके की ठंड जानलेवा हो चुकी है और 18 अन्य लोगों की कार्डियोलॉजी में मौत हो गई है। 8 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है, जबकि 10 लोग ऐसे रहे जो कार्डियोलॉजी इलाज के लिए पहुंचते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। सर्द मौसम है, कड़ाके की ठंड है, बर्फीली हवाएं मौसम तापमान को काफ़ी ज़्यादा सर्दीला बना रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। बर्फीली हवाओं के चलते अब ये मौसम काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो गया है। पिछले 5-6 दिनों में बात की जाए तो 50 लोगों की मौत कार्डियोलॉजी में ही हो चुकी है, 50 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज पाने से पहले ही काल के गाल में समा गए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।